Hello, welcome to the Quality Education. This is the fifth video about noun. इससे पहले हमने 4 वीडियोज़ में या फिर 4 क्लास में हमने अब तक पढ़ा। सबसे पहली वाली जो क्लास पढ़ी थी उसमें नाउन के बारे में जितने भी बेसिक होते हैं वो क्लियर कराने की कोशिश की। उसके बाद सेकंड वीडियो में या उसी वीडियो में उसके सेकंड पार्ट में हमने ये देखा कि नाउन के जितने भी टाइप होते हैं उनको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। और बाकी बचे हुए 2 वीडियोज़ थे उसमें मैंने आपको अच्छे जो रूल होते हैं वो रूल जो हमेशा दैनिक बोलचाल में दैनिक ग्रामेटिकल जो एरर डिटेक्शन करने होते हैं उसमें जो हमारे काम आते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। और इसके बाद जो ये नाउन है वो इसका वेटेज इंग्लिश जो ग्रामर होती है उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे रहता है कि वर्ब पढ़ाते टाइम मैंने बताया था कि वर्ब में किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। तो नाउन का यूज़ वहाँ पे भी है। किसी भी टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं उस टेंस के सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकता है। तो वो हमारे लिए डिटेक्ट करना होता है कि किस प्रकार की नाउन है और हमें वर्ब इसके हिसाब से कौन से लगानी है। तो इसलिए नाउन का वेटेज सबसे ज़्यादा है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा ईजी भी टॉपिक है। लेकिन आज के जो वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के कुछ रूल जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आरसी हम पढ़ते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, या फिर जो भी हमारी बुक्स जो पढ़ते हैं उस बुक्स में बहुत टाइप की जो चीज़ें हम देखते हैं जो हमें देखने में अटपटी लगती है लेकिन वो सही होती है। और कुछ ऐसे शब्द जो हमारे तरफ से हमने यूज़ किए हैं, हमने उन कुछ शब्दों को बनाया है जो हम हमेशा गलत बोलते हैं, तो उन शब्दों को हमें वैसे नहीं बोलना चाहिए। जो हम गलत बोलते हैं उन शब्दों को तो उनको सही कैसे बोलना चाहिए वो मैं आज की क्लास में आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। और सबसे पहला रूल हमारा ये है कि सबसे पहला रूल ये है कि जो भी हाइफनेटेड जो नाउन होती है, हाइफनेटेड हमने पहले भी जिक्र किया है हाइफन का, कि हाइफनेटेड यानी बीच में डैश लगा हुआ, इस प्रकार 2 जो नाउन होगी या फिर शब्दों के बीच में वर्ड के बीच में डैश लगा हुआ जो भी नाउन होगी उस नाउन का यूज़ कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता। इस रूल को हमेशा याद रखना कि हाइफनेटेड जितनी भी नाउन होती हैं उन नाउन का यूज़ कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता। अब इसके बारे में और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल्स की सहायता लेंगे और एग्जाम्पल्स से इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो हैव ए लुक एट सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा ये है, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। जैसे ही गैव मी 200 और यहाँ पे डैश लगा के रुपीज़ नोट्स, ठीक है, कि उसने मुझे 200 रुपये का नोट दिया। रूल के अकॉर्डिंग ये है कि हमें देखना है हाइफन, और हाइफन के तुरंत बाद या फिर पहले जो भी है तो हाइफनेटेड जो भी नाउन होगी उसका यूज़ कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। और हमें देखना है कि यहाँ पे प्लूरल जो फॉर्म है इससे पहले में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें मतलब है हाइफन से। और हाइफन के बाद रुपीज़ जो है ये प्लूरल फॉर्म में है इसलिए इसको रिप्लेस करना है। रुपीज़ को किस में रिप्लेस करना है? रूपी में रिप्लेस करना है। तो हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि कहीं पे भी आपको इस प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ मिले, आगे चाहे कहीं पे भी प्लूरल फॉर्म हो लेकिन हाइफन के तुरंत बाद जो भी प्लूरल फॉर्म हो नाउन की तो हमें उसको परिवर्तित करना है सिंगुलर में। तो रुपीज़ की जगह हमें यूज़ करना होगा रुपी का। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, ठीक है। तो वापिस वही रूल वही एग्जाम्पल लगभग कि हाइफन जो है, हाइफन के तुरंत बाद हमें देखने को मिल रहा है कि यूज़ किया हुआ है प्लूरल नाउन का, और कभी भी प्लूरल नाउन का यूज़ होता नहीं है हाइफन में। तो यहाँ पे स्टार्स को परिवर्तित करेंगे स्टार में, स्टार को रिप्लेस या फिर परिवर्तित करेंगे स्टार में। तो ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स होगा, ही गैव मी 200 रुपी नोट्स होगा, ठीक है।
तो इस एग्जाम्पल्स को, इस रूल को, इन एग्जाम्पल्स को और इस रूल को अच्छे से समझने की कोशिश करना, अच्छे से इसको याद रखना। वैसे एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा और आप देखना आगे जब पढ़ोगे तो आपको ये रूल बहुत बार पढ़ने को और एरर डिटेक्शन में ये जो क्वेश्चन होगा इसका बहुत बार देखने को मिलेगा। अब कुछ ऐसे शब्द जो हम दैनिक बोलचाल में गलत बोलते हैं, जो हम खुद क्या करते हैं, हमने खुद उनको बनाया है, तो उन शब्दों को वैसे न बोल के कैसे बोलना चाहिए वो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स पहले मैं लिख देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे स्लाइड पर आपके सामने 4 या 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जिनको हम ऐसे बोलते हैं। आपने भी बहुत बार बोला होगा, कज़न जो भी सिस्टर होती है, कज़न सिस्टर या फिर ब्रदर, उसके लिए हम इसी शब्द का यूज़ करते हैं कि जब इंट्रोडक्शन हम करवाते हैं, इंट्रो करवाते हैं कि ये कौन है, तो ये मेरा कज़न ब्रदर है या फिर कज़न सिस्टर है। बैड ड्रीम, बुरे सपने के लिए हम यूज़ करते हैं बैड ड्रीम। किसी को बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो नाम अगर जब बताता है तो हम बोलते हैं कि गुड नेम। उसके बाद जब हम बोलते हैं कि हमारे द्वारा कोई गलती हो जाती है, छोटी या फिर बड़ी, तो हम उसको ऐसे बोलने की कोशिश करते हैं कि दिस इज़ ए बिग ब्लंडर या फिर स्मॉल ब्लंडर। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तेज़ हवाओं के लिए हम इस शब्द का यूज़ करते हैं बहुत बार। और अगर आपने कहीं पे भी इन शब्दों का यूज़ नहीं भी किया है तो आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप एरर डिटेक्शन करोगे, क्योंकि इस प्रकार के शब्द आपको उस क्वेश्चन में दिए मिलेंगे और आपको जब पता होगा कि हमें इन शब्दों का यूज़ न करके जो मैं यहाँ पे बताऊँगा वो आपको यूज़ करने हैं, तब आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले ये तो आप सबको पता होगा कि कभी भी हमें नहीं बोलना है कज़न ब्रदर या फिर कज़न सिस्टर, सिर्फ उसके लिए हम काम में लेंगे कज़न शब्द, ना कि आगे सिस्टर ना कि ब्रदर। दोनों के लिए कज़न का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिस्टर हो चाहे ब्रदर हो। जब हमें कोई किसी से इंट्रो कराना हो उसको, कि कोई पूछे कि ये साथ में कौन है आपके, तो सीधा ये बोलेंगे ये कज़न है। अगर लड़की है तो ये मेरी कज़न है और अगर लड़का है तो ये मेरा कज़न है, ठीक है। तो इन शब्दों का यूज़ हमेशा ऐसे नहीं करके ऐसे करेंगे। उसके बाद अगर कहीं पे भी आपको दिया हुआ मिले बैड ड्रीम, अगर बैड ड्रीम इस प्रकार का शब्द दिया हुआ मिले तो बैड ड्रीम का यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे नाइटमेयर। और नाइटमेयर आपने बहुत बार सुना भी होगा। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। नाइटमेयर का मतलब क्या था, दुःस्वप्न या फिर बुरा सपना होता है, ठीक है। तो बैड ड्रीम की जगह हम यूज़ करेंगे नाइटमेयर का, और गुड नेम का यूज़ कभी नहीं करेंगे। गुड नेम की जगह हम सीधा यूज़ करेंगे नेम का। उसके बाद बिग या फिर स्मॉल ब्लंडर की जगह हम सीधा अकेले यूज़ करेंगे इसका ब्लंडर का। क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ब्लंडर अपने आप में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ी भूल, इसलिए स्मॉल ब्लंडर तो यूज़ होने का चांस ही नहीं है। कैसे नहीं है, क्योंकि स्मॉल मतलब छोटी और ब्लंडर मतलब क्या हो गया, बड़ी। छोटी बड़ी भूल ऐसा नहीं होगा। हाँ, बिग ब्लंडर अगर करने की कोशिश करते हैं तो फिर भी मतलब थोड़ा सा सेट होता है, लेकिन होगा नहीं फिर भी। लेकिन स्मॉल ब्लंडर तो सेट बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ब्लंडर का अपने आप में अर्थ होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती। इसलिए इसके साथ कभी भी बिग का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप में बिग है और स्मॉल का यूज़ तो होना ही नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रिज, ठीक है। तो इसकी जगह ब्रिज की जगह हम कहीं पे भी, अब यहाँ पे हवाओं के लिए इसका यूज़ करते हैं ब्रिज, ठीक है, लेकिन कभी भी इसका यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जगह हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग वाइंड का यूज़ करेंगे, न कि ब्रिज का, क्योंकि इसका यूज़ हमेशा लाइट के लिए और जेंटल जो शब्द होते हैं, जेंटल के लिए, प्रकाश वाले और जेंटल शब्दों के लिए इसका ब्रिज का यूज़ किया जाता है। कभी भी हवाओं के लिए ब्रिज का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए स्ट्रॉन्ग ब्रिज ना होकर स्ट्रॉन्ग वाइंड होगा। और कुछ एक एग्जाम्पल्स नाउन के जो हमारे लिए कन्फ्यूज़न होते हैं कि इन शब्दों को हम जैसे बहुत बार बोलते हैं कि दोनों के सेम अर्थ होते हैं, ठीक है। तो वो शब्द कौन से हैं, और एक का जो यहाँ पे बच गया था वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वैसे यहाँ पे एक बता देता हूँ, जैसे हम बोलते हैं पिक पॉकेटर, तो कभी भी पिक पॉकेटर नहीं होता, वो पिक पॉकेट ही होगा। जेब चुराने वाले को हम बोलेंगे पिक पॉकेटर, ठीक है। तो आपने देखा ही होगा, जैसे बहुत बार किसी बसों में हम चढ़ते हैं तो कहीं कहीं तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा
कि बी अवेयर फ्रॉम पिक पॉकेटर, तो वो गलत लिखा हुआ होगा। लेकिन आप कभी भी बड़ी सिटी में जाओगे, उस बड़ी सिटी में अगर जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपको लिखा मिलेगा बी अवेयर फ्रॉम पिक पॉकेट, या फिर बी अवेयर पिक पॉकेट, ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा। बी अवेयर पिक पॉकेट होगा, न कि पिक पॉकेटर। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब कुछ कन्फ्यूज़न वाली जो नाउन होती है जिनका यूज़ किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों का अर्थ अलग होता है और हम उनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, तो उनको आप देखिए, तब तक इनको आप लिख सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड में आपको 3 या 4 कन्फ्यूज़न नाउन दिख रही होगी जिनका यूज़ हम इस प्रकार करते हैं और इनकी जगह इसका यूज़ करते हैं, इसकी जगह इसका यूज़ कर देते हैं। वैसे बहुत सारी कन्फ्यूज़न नाउन और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद जब मिसलेनियस या फिर एडवांस जब हम पढ़ेंगे उसमें, या फिर आपको एक PDF के माध्यम से मैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन नाउन जितनी भी होती हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा एक अलग से वीडियो में। तो अब देखो, हम बहुत बार देखते हैं कि फ्लोर, और फ्लोर की जगह हम यूज़ कर देते हैं ग्राउंड का, और ग्राउंड की जगह हम यूज़ कर देते हैं फ्लोर का। उसके बाद स्किल को हम टैलेंट से जोड़ते हैं, टैलेंट की जगह स्किल, स्किल की जगह टैलेंट, और इनवे या फिर जीलियसली जो होता है इनको हम एक दूसरे में मिलान करके एक दूसरे की जगह यूज कर देते हैं। लेकिन फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन। ठीक है, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? ज़मीन। आप बहुत बार देखते होंगे, एक तो होता है बेसमेंट, जब आप चलते हो बेसमेंट मतलब एकदम नीचे जो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर बना हुआ होगा वो, और उसके बाद अपनी आती है जैसे ग्राउंड फ्लोर, यानी पहला, सबसे पहला तल, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर मतलब पहली मंजिल का। ठीक है, उसके बाद होता है। और यहाँ पे जब देखते हैं स्किल, अब इनको इसमें फ़र्क समझ में आ गया आपको कि फ्लोर जो हमेशा मंजिल को बोलते हैं, पहला जो या फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, अब उस मंजिल वाले को बोलते हैं कि पहला जो फर्श है वो कहाँ पे जो लगा होगा नीचे, वैसे वही होता है फर्श। ठीक है, और उसके बाद ग्राउंड ज़मीन से रिलेटेड होगा हमेशा। ठीक है, कभी भी ऊपर वाली बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद स्किल, स्किल मतलब होता है सीख प्राप्त करना। ठीक है, स्किलफुल और स्किल होना सीख प्राप्त करना होता है इसका मतलब, और इसको हम टैलेंट से जोड़ते हैं, और टैलेंट जो होता है वो हमेशा इनबॉर्न होता है। ठीक है, टैलेंट हमेशा इनबॉर्न होता है कि जो चीज़ अपने आप में जन्मजात से या फिर जन्म से जो चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं टैलेंट। और ये स्किल जो होती है वो हम सीख के उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जैसे कौशल विकास योजना चलती है तो उसमें वो स्किल टैलेंट होता है। ठीक है, वो स्किल होती है, न कि कोई कहीं पे भी टैलेंट योजना आपने नहीं सुना होगा, वहाँ पे कौशल विकास योजना, स्किल वगैरह इसका प्रोग्राम चलता है। ठीक है, ना कि टैलेंट का, क्योंकि ये तो बचपन से अपने आप में होता है, किसी के द्वारा नहीं दिया जाता ये। और स्किल है वो हम किसी अन्य से प्राप्त कर सकते हैं, सीख प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपको अच्छे से। उसके बाद इनवे, यानी इसका मतलब होता है ईर्ष्या करना होता है, लेकिन ईर्ष्या वही जो दूसरों की चीज़ को, दूसरों की प्रगति को देख के हमें होती है, वो होती है इनवे ईर्ष्या। इसका मतलब भी, जेलस का मतलब भी क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है, लेकिन ये वो वाली ईर्ष्या होती है जो अपने सम्मान में या फिर अपनी जो चीज़ होती है उसको खोने से ईर्ष्या होती है, उसको खोने का जो डर होता है, उस खोने के डर की जो ईर्ष्या होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है जीलियसली। ठीक है, और यहाँ पे इनवे का मतलब क्या होता है? जो दूसरों की जो ईर्ष्या होती है उसे, दूसरों की चीज़ से ईर्ष्या होती है, दूसरों की प्रगति से वो देख के जलते हैं, वो होती है इनवे। और ये खुद से ईर्ष्या होना, यानी अपनी चीज़ को खोने से डरना। 12th क्लास की एक पोइम है 7 Acts of मैन, उसमें एक लाइन में एक जो सोल्जर होता है उसके लिए वो ये लाइन दी गई है कि जीलियस फॉर ऑनर, कि वो हमेशा सम्मान को खोने से डरता है, और सीकिंग हमेशा देखते रहता है बबल रेपुटेशन, कि बुलबुले के समान एक खोखली प्रतिष्ठा को देखते हुए हमेशा रहता है। तो इस प्रकार की लाइन उस पोएम में दी हुई है, तो वहाँ पे वो खोने से डर रहा है, अपने सम्मान को, अपनी इज्जत मान सम्मान को खोने से डर रहा है, इसलिए वहाँ पे जीलियस का यूज़ किया गया है। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। अब कुछ और अन्य रूल एक आध जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद 1 या 2 वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एडवांस लेवल। अब नेक्स्ट हमारा रूल ये है कि यदि कोई नाउन, यानी सबसे पहले कोई नाउन दी हुई हो, यानी कोई भी नाउन हो सबसे पहले, और उस नाउन के बाद दी हुई हो प्रीपोजिशन। ठीक है,
यानी सबसे पहले कोई नाउन दी हुई हो, नाउन के बाद दी हुई प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वापस नाउन, लेकिन नाउन कौन सी? ठीक ये वाली, वापस यही नाउन। यानी कैसे? जैसे यहाँ पे शब्द दिया गया है, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि रमेश, ठीक है, एक नाउन ही है रमेश। रमेश के बाद कोई भी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद मान लीजिए यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उस प्रीपोजिशन के बाद वापस कोई नाउन, सेम नाउन रमेश ही होनी चाहिए, ना कि सुरेश। ठीक है, तब कैसे होगा कि इसके लिए रूल ये है कि सबसे पहले कोई नाउन दी हुई हो, उस नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन हो, और उस प्रीपोजिशन के बाद वही वाली नाउन रिपीट हो, तो हमेशा ये जो दी गई नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होगी, और इसके साथ जो वर्ब का यूज़ होगा वो भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। समझे होंगे आप कि जो भी नाउन होगी उस नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वही वाली नाउन रिपीट हो जो पहले यूज़ हो रखी है वो, तो ऐसे में जो नाउन है वो भी सिंगुलर होगी, उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे आपने यूज़ किया है टाउन का, ठीक है, जैसे आपने यूज़ किया है एक नाउन टाउन का, उसके बाद अगर आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हो तो वापस आपको यूज़ करना होगा टाउन, जो नाउन है आपकी इसी का यूज़ करना होगा, और दोनों को रखना होगा सिंगुलर। उसके बाद जो भी वर्ब आने वाली है वो इज़, वाज, हैज़ इनमें से आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। ये आपको ध्यान रखना है, और इनके लिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना या फिर इनको समझ लेना। तो अब एग्जाम्पल नज़र आ रहे होंगे आपको, 3 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले वाला रो अपॉन रो, यानी तो ये सबसे पहले है नाउन, नाउन के बाद अपन प्रीपोजिशन है अपॉन, और उसके बाद वापस सेम वाली नाउन रिपीट है, तो आगे आने वाली जो भी वर्ब होगी वो क्या होगी? सिंगुलर। अब यहाँ पे लुक का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करेंगे? लुक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा है शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। ठीक है, सही है बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि शिप आफ्टर शिप्स कर दें या फिर शिप्स आफ्टर शिप्स कर दें, ऐसा नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर यूज होगा। सेम वाले नाउन वापस प्रीपोजिशन के बाद रिपीट होगी। अगर कहीं और नाउन है जैसे शिप आफ्टर शिप्स अगर आपको दी होगी तो वो गलत होगी। शिप आफ्टर ट्रेन या कुछ और दिया मिले आपको तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हमारे लिए रूल ये कह रहा है कि नाउन सेम होने चाहिए, बीच में प्रीपोजिशन होने चाहिए और नाउन ये वाली ही यहीं पे यूज होने चाहिए। और इज यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म का यूज हुआ है और आगे अराइविंग है। ठीक है, आगे है ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर। और हम देखते हैं बहुत बार कि डोर टू डोर सर्वे, तो ये है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस रूल के लिए ध्यान में रखना है अच्छे से, और ये इम्पोर्टेंट भी है। जितने भी रूल आपको करवाए सारे इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये और भी इम्पोर्टेंट है और जो हमारे लिए यूज में भी बहुत बार आता है। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें, जितने भी रूल आपको बताए हैं सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वैसे अच्छे से मैंने यहाँ सब भी रूलों को डिफाइन करने की कोशिश की है, एक एक रूल को लिख के, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए, शॉर्ट में इन सब चीज़ों को समझाया है। आप इन चीज़ों को लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक इनको आप याद रख सकते हैं, रटने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार देखने मात्र से ये चीज़ें अच्छी थी हैं और अच्छे से समझाने की शॉर्ट में निकाल के आपको बताइए हर एक चीज़, इसलिए लंबे समय तक याद रहती है। कोई भी चीज़ है बिना लिखे हुए आप इनको सीधा पढ़ के याद नहीं कर सकते। जो चीज़ मैंने बोल के बताई है वो आप जब लिखने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से याद होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक आप बची हुई जो पीछे की क्लासें हैं उनको पढ़िए, देखिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।